दोस्तों नमस्कार। मैं जो अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो भी घटना घटी है, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है, आप देखिए, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो महाराष्ट्र की घटना से यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकता है या इस घटना को आपको किस तरह से देखना चाहिए था। तो मैं उसी पे ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आधी अधूरी चीज़ें यदि समझ में भी नहीं आएगी। आइए हम बात करते हैं इस पे। देखिए, महाराष्ट्र के सारे प्रोमिनेंट लीडर हैं, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। ये हमारे उद्धव जी हैं और ये महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट लीडर सभी हैं। तो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस पे हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं। कल जो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर जी, उनका जजमेंट आया है कि जो शिवसेना के विधायक हैं, जिस 16 विधायक पे डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रहा था, ये सभी योग्य हैं, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों जजमेंट दिया, मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि आप 31 दिसंबर तक फैसला लीजिए, नहीं तो फिर मुझे सुनवाई करना पड़ेगा, समय आ गया है। और इस घटना को आप जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता, आप जो भी कहें, उसके अंतर्गत भी रख सकते हैं कि विधायक पे अयोग्यता का फैसला जहां विधानसभा अध्यक्ष को लेना चाहिए था, वो उनके निष्क्रियता के कारण मामला लोकसभा पहुंच जाता, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। 18 महीने बाद ये फैसला आया है, ठीक है, 18 महीने बाद। तो 31 दिसंबर से पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट गए थे कि लॉर्ड, मुझे 10 दिन का और समय दिया जाए। उन्होंने समय बहुत अधिक मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं फरवरी में डिसीजन सुना पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे फाइल्स हैं, उनको पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का और समय दिया था कि नहीं, आप 10 दिन का हम समय दे सकते हैं, आप 10 जनवरी तक फैसला सुनाइए। 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को फैसला आ चुका है। और आप जानते हैं कि फैसला में क्या हुआ है कि शिवसेना के जो भी विधायक थे उनको अयोग्य नहीं ठहराया गया है। अब इस पर हम बात करते हैं क्यों ऐसा हुआ। देखिए, हमारे कानून में 10वीं अनुसूची, अगर आप 10th शेड्यूल को देखेंगे, 10वीं अनुसूची को, तो वहाँ पे क्या आता है, दल बदल कानून, आप जानते होंगे। और उसी दल बदल कानून के तहत किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को अयोग्य करार दिया जाता है, जिसमें 2/3, आप जानते होंगे 2/3 क्राइटेरिया। अगर 2/3 से कम सदस्य पार्टी तोड़ के किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। पहले ये 1/3 था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 91वां संविधान संशोधन किया था 2003, और कहीं कहीं आपको 2002 भी मिल जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इस 1/3 को 2/3 किया गया था। लेकिन आप कहेंगे कि एकनाथ शिंदे के साथ तो बहुत सारे विधायक हैं। नहीं, बहुत सारे विधायक हैं, ये बात सही है। लेकिन पहला बार जब विद्रोह हुआ था तो एंटी डिफेक्शन के लिए जो उद्धव जी थे, उन्होंने 16 विधायक का ही नाम दिया था। तो 16 विधायक तो 2/3 में नहीं आता है ना। तो अयोग्यता की तलवार इन 16 विधायक पर ही लटका हुआ था। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि शायद महाराष्ट्र में शिवसेना की 50+ सीट है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 50+ सीट है। तो ये 16 विधायक जो हैं, 16 विधायक 2/3 क्राइटेरिया से तो बाहर है। 2/3 में कम से कम अगर हम 50 भी मान लेते हैं तो कितना आना चाहिए था, 17×51, 17×2 34, 2/3 तभी होगा। एक रफ आइडिया अगर हम ले तो 34 विधायक होना चाहिए था। बट अयोग्यता का तलवार 16 विधायक पे लटका हुआ था, तो फिर ये अयोग्य क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जब ये कहता है कि 2/3 होना चाहिए था और 2/3 विधायक पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया था, तो क्यों ऐसा हुआ। चलिए, इसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं। ये इसलिए ऐसा हुआ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, उनका अपना एक संविधान होता है। जिस तरीका से भारत का एक संविधान है,
तो इसी तरह सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी गवर्न होती है। कि पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, उस संविधान में लिखा होता है। पार्टी के उपाध्यक्ष का चयन किस तरीका से होगा, किसके पास क्या शक्तियां होगी, कितने दिन के लिए पार्टी अध्यक्ष को चुना जाएगा, ये सारी बातें उस संविधान में लिखी होती है। हाँ, ये एक अलग डिबेट है कि उन संविधान का उतना अधिक पालन नहीं होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पदाधिकारी नियुक्त होता है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी पदाधिकारी नियुक्त होता है। वो इसलिए कि कोई महासचिव होता है, कोई राष्ट्रीय महासचिव होता है, कोई प्रवक्ता होता है। तो ये सब चीज़ें उसके संविधान में लिखा होता है। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, आप जानते हैं, और उससे पहले निर्वाचन आयोग गया था। तो निर्वाचन आयोग ने इसमें जो फैसला दिया था, उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना था और निर्वाचन आयोग ने कहा था कि अधिकांश विधायक, एमएलए और अधिकांश सांसद यानी एमपी एकनाथ जी के साथ हैं। तो इस हिसाब से पार्टी रिप्रेजेंटेशन और जनता का सपोर्ट, अधिक जनता का सपोर्ट एकनाथ जी के साथ है। इसीलिए शिवसेना का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है या वास्तविक शिवसेना है, वो एकनाथ शिंदे जी का है। ये निर्वाचन आयोग का फैसला आया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, निर्वाचन आयोग के इस फैसले को, कि पार्टी का जो संविधान है और पार्टी किसकी है, ये जो तय होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से, पार्टी के कार्यकर्ता से, पार्टी के पदाधिकारियों से। इसलिए ये दलील दिया गया क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अगर इस विधानसभा चुनाव में उद्धव जी के शिवसेना को अधिक विधायक मिल गया तो क्या एकनाथ शिंदे से फिर ये शिवसेना लेकर उद्धव जी को दे दिया जाएगा? तो निर्वाचन आयोग के इसी सवाल पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी के विभाजन का आधार विधायक और सांसद को नहीं बनाया जाना चाहिए था, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारियों को बनाया जाना चाहिए था कि वो अधिकांश किसके साथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, जब वर्डिक्ट आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो ये आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है मेंस में, जिस तरीका से पॉलिटिकल क्राइसिस 10वीं अनुसूची चर्चा में रहता है, दल बदल चर्चा में रहता है, तो इस घटना का आप वहाँ पे जिक्र करेंगे। अब हम आते हैं इस पे कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो जजमेंट लिया है, उन्होंने जो फैसला का आधार माना, तो शिवसेना का 2 संविधान है। 2 संविधान का मतलब कि एक संविधान इनका 1999 में बना था, ठीक है, एक संविधान 1999 में बना था और दूसरा संविधान इन्होंने 2018 में दूसरा संविधान, यानी मतलब पुराने वाले संविधान में संशोधन किया था। पुराने वाले संविधान में संशोधन किया था 2018 में, और इस 2018 के संविधान में ये बात लिख दिया था कि जो पार्टी अध्यक्ष होंगे, यानी शिवसेना के अध्यक्ष, जो पार्टी अध्यक्ष होंगे, उनके पास समस्त अधिकार होगा। जो एक होता है कि पॉलिटिकल पार्टी की सभी सदस्यों का बैठक बुलाया जाएगा या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाया जाएगा, तो उसमें कहा कि ऐसा नहीं होगा। शिवसेना में जो भी निर्णय लेंगे वो अध्यक्ष जी लेंगे। ये 2018 में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया, और जब आप अपने संविधान में संशोधन करते हैं तो ये प्रति आपको एक इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है कि भाई हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ये संविधान है, हम इस अनुसार गवर्न होते हैं, ठीक। तो अध्यक्ष जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, ये हमारे राहुल नार्वेकर जी हैं, इन्होंने कहा कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, उनके पास शिवसेना के 2018 के संविधान का कोई जिक्र ही नहीं है, उनके पास कोई प्रति ही नहीं है। निर्वाचन आयोग में इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि शिवसेना का 2018 का कोई संविधान है और वो संविधान से शिवसेना गवर्न होती है। 1999 का है रिकॉर्ड, 1999 के संविधान का रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के पास है, 2018 का रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। इसी बेस को, इसी बात को आधार मानते हुए नार्वेकर जी ने 1999 के शिवसेना के संविधान को
मान्यता दिया कि नहीं, इसी संविधान के अनुसार हम आपका जजमेंट देंगे, क्योंकि इसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इस 1999 के संविधान के अनुसार यह अधिकार था कि उस समय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत सीमित अधिकार थे, और कोई भी फैसला अगर होता तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेने के बाद ही कोई फैसला होता। ये 1999 के संविधान में लिखा हुआ था। जब एकनाथ शिंदे जी ने बगावत किया तो उनको पार्टी लीडर के पद से हटा दिया गया था, आप जानते हैं। तो उन्हीं को आधार बनाया कि उद्धव ठाकरे के पास ये अधिकार नहीं था कि वो सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को या उसमें जो चीफ व्हिप है उनको बर्खास्त कर दे या उनको हटा दे। ये अधिकार उद्धव जी के पास नहीं था। उद्धव जी के पास ये अधिकार था कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाता और उस बैठक में प्रस्ताव पास होता, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी को या अन्य 16 विधायक को डिस्क्वालीफाई किया जाता। तो आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर आप बुलाए हो तो आप हमें एविडेंस दीजिए। तो चूंकि पार्टी अध्यक्ष के पास सारा अधिकार था और उस समय जब पार्टी में उथल पुथल हुई तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक कैसे बुलाया जाता, कुछ की अधिकांश पार्टी कुछ नेता उसके साथ कुछ नेता इसके साथ, तो कुछ लोग आते कुछ नहीं भी आते, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो कोरम है वो कोरम भी फुलफिल नहीं होता। तो राहुल नार्वेकर जी ने यही कहा कि आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई, उस बैठक से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, इसलिए जो ये 16 विधायक हैं ये अयोग्य नहीं है। उनके फैसला का ये आधार था, राहुल नार्वेकर जी का। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सकता है इंटरव्यू में आपसे इस तरह का सवाल पूछे, तो आप इसको तैयार रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, शिवसेना फिर कह रहा है कि हम, जो उद्धव जी का शिवसेना है वो कह रहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और इस फैसला को चुनौती देंगे। तो चुनौती किस आधार पर देगा, मैं वो आपको अब समझाता हूं। इन्होंने कहा जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको टिकट मिलता है, आप विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं या सांसद एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक एबी फॉर्म होता है, ठीक है, एबी फॉर्म होता है। इस फॉर्म पे पार्टी अध्यक्ष का सिग्नेचर होता है, तभी निर्वाचन आयोग उसको उस सिंबल पे अलॉट करता है और उसका नॉमिनेशन को मंजूर करता है। तो इन्होंने, शिवसेना का ये कहना है कि एबी फॉर्म जब हम चुनाव आयोग को दिए और इन विधायकों को जब हम अपने पॉलिटिकल पार्टी से टिकट दिए और एबी फॉर्म पर जब हम 2018 के संविधान का जिक्र किए, तो निर्वाचन आयोग में ये रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता है। और जब निर्वाचन आयोग के पास 2018 का ये रिकॉर्ड हमारे संविधान का नहीं है, तो जब हम एबी फॉर्म दिए, एबी फॉर्म सिग्नेचर किया गया, तो उस समय निर्वाचन आयोग मुझसे क्यों नहीं पूछा, उस समय निर्वाचन आयोग मुझसे क्यों नहीं पूछा कि आपका तो 1999 का संविधान है, तो फिर आप 2018 के संविधान का हवाला क्यों दे रहे हैं या उसको आप बेस क्यों बना रहे हैं। तो इसीलिए ये शिवसेना जो हमारा उद्धव जी का कहा है, वो कह रहा है कि हम इस आधार पे सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती देंगे कि ये रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के पास है, एबी फॉर्म के माध्यम से हमने निर्वाचन आयोग को ये सूचित किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार जो विरोध चल रहा है कि आप जानते होंगे कि ये विधानसभा अध्यक्ष हमारे नार्वेकर जी और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, फैसला सुनाने से कुछ देर पहले दोनों की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी, लगभग 2 घंटे वो मीटिंग चली थी। तो एक सवाल ये है कि एक तरह से अगर आप देखें तो जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है तो एकनाथ शिंदे जी दोषी थे, दोषी को जज से नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। दोषी को जज, आप मान के चलिए कोई आदमी क्राइम करता है और आज उनका जजमेंट आने वाला है उनके क्राइम पे, और क्रिमिनल या अपराधी या दोषी जजमेंट आने से 2-3 घंटा पहले जाके जज से मिल ले, तो इस फैसले पे सवाल तो उठेगा ना, निश्चित रूप से सवाल उठेगा। इसलिए इस फैसले पे, राहुल नार्वेकर जी के फैसले पे सवाल उठ रहा है। ये जजमेंट कितना सही है कितना गलत है, इसका निर्णय करने वाले हम तो नहीं हैं, लेकिन जजमेंट का जो पक्ष था, दोनों पक्ष हमने आपसे बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं कि इस मैटर पे क्या ऑर्डर लेता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हम लोग इस वॉच करेंगे। अब जो एक बिग सवाल कल से चल रहा है इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, ये मेरे मन में भी ये सवाल है कि सपोज कीजिए ऐसी घटना किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में घटित होती है,
ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में घटित होती है, ये होते रहता है हमारे। अभी देखिए फिर महाराष्ट्र में एनसीपी है, एनसीपी के साथ भी वही हुआ है जो हमारे शरद पवार जी की पार्टी है। तो उनके विधायक का जजमेंट का अभी नहीं आया है, अब वो कब आएगा वो तो राहुल नार्वेकर जी ही जानते होंगे, हमें तो नहीं पता है। भाई अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संविधान को आधार बना दिया जाए और इसको आधार बना के फैसला दिया जाए, तो जो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान में बनाया गया है, दल बदल कानून जो बनाया गया है और इसका जो 2/3 क्राइटेरिया रखा गया है, तो फिर इस कानून का क्या मतलब है ये बताइए। तो एक सवाल ये आ रहा है कि जब दल बदल कानून आप बनाए तो फिर इस कानून का, दल बदल कानून का मतलब क्या रह गया। जब आप पॉलिटिकल पार्टी के संविधान को ही आधार मान के जजमेंट दे रहे हैं तो दल बदल कानून का तो कोई आधार नहीं रह गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने संविधान को कोई बात तो नहीं है, वो कभी भी तोड़ मरोड़ सकता है, कभी भी कोई संशोधन कर सकता है। तो ये दल बदल कानून का फिर मतलब क्या रह गया। तो एक ये सवाल जो एक बिग प्रश्न है वो उठ रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस पे कब जजमेंट देंगे, क्या होगा, मैं आप लोग के साथ फिर जब आएगा जजमेंट या कोई भी टिप्पणी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो हैं जो आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल है, मैं लगातार लेके आते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी करंट के मुद्दे होंगे उनसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस में क्या सवाल पूछा जाएगा, मैं वो वीडियो आपके साथ करंट अफेयर्स के बेस पे लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष। उद्धव जी का कहना है कि फिर एबी फॉर्म के माध्यम से, मैंने निर्वाचन आयोग फिर मुझसे उस समय क्यों नहीं पूछा। और राहुल नार्वेकर जी का कहना है कि 2018 के संविधान का कोई जिक्र वहाँ पे नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, इसीलिए मैं 1999 को मानता हूँ। और यहाँ देखिए शिवसेना का तो छोड़िए, एनसीपी का तो अभी आया भी नहीं है, कब आएगा इसका। और इसमें ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बात है। पॉलिटिकल बात यह है कि कहा जाता है कि सबसे घाटा इसमें किसी को हुआ तो अजीत पवार जी को हुआ। बोला क्यों अजीत पवार जी को घाटा हुआ, इसका एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको यूँ ही बता रहा हूँ जस्ट जॉक कि अगर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री पद से हटते तो हो सकता है अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बन जाते, जो उनकी मानसा भी थी कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। पहले शरद पवार जी से और अजीत पवार जी का इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो अब जो हो हम लोग इस पर वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। तो अनुसूची से जिस तरह का सवाल पूछना चाहिए था मैं आपको दोनों पक्ष बता दिया हूँ। आप एक अपना विचार बना लीजिए। अगर मुझसे पूछिएगा तो मेरा विचार यही होगा कि 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून है उसको लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक संविधान का प्रावधान है, भारत के संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। और 1999 या जो हमारा इसका पॉलिटिकल पार्टी का संविधान, उसके भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास एक रिकॉर्ड होता है। इस पॉलिटिकल पार्टी, इस संविधान के तहत हमारी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। तो मेरा ये मानना है कि 10वीं अनुसूची को ही वरीयता दिया जाना चाहिए था। तो हम लोग इंतजार करते हैं, आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिया है, सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या कहती है, फिर हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।